आप सभी को नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। हमारी आज ये एक विशेष कार्यक्रम कि डॉक्टर अंबेडकर जी कांग्रेस और गांधी जी के बारे में क्या सोचते थे, क्या उन्होंने लिखा है, और साथ ही साथ एक राजनीतिक विश्लेषण, इसकी दूसरी एक कड़ी है, उसमें आपका स्वागत है। इससे पहले की एक कड़ी आप देख सकते हैं, और मैं कहूँगा जो पहला जो कड़ी है इस कार्यक्रम की, उसको आप ज़रूर देखिए। अगर वो आप नहीं देखेंगे तो फिर ये दूसरी कड़ी में आपको कई बातें समझ नहीं आएंगी और आप समझेंगे नहीं कि मैं किस स्तर पर, कि किस सिद्धांतिक स्तर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने जो पिछली कड़ी के अंदर आपको थोड़ा सा प्रस्तावना रखी और अपने बारे में भी बताया और अपने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी बताया, और प्रमुखता ये बात करी कि दल कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, हमें उसके सिद्धांत को समझने की जरूरत है। अब बहुत से युवा लोग, कम आयु के लोग समझेंगे भी सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। ये किसी व्यक्ति के प्रिंसिपल को समझना, किसी दल के प्रिंसिपल को समझना क्या है। तो आगे हम बढ़े उससे पहले ये समझना है कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत किसी भी व्यक्ति की या किसी भी संस्था की सोच का नजरिया है। सोच तो बात की बात है, मैं सोचूंगा, मैं निखिल सबलानिया सोचूंगा, या मैं कांग्रेस पार्टी, हम 10 लोग 20 लोग बैठ के सोचेंगे, या मैं सरकार की कैबिनेट बैठ के सोचूंगी। सोच कौन रहा है? सोच तो इंसान रहे हैं, नजरिया तो इंसानों के दिमाग से निकल रहा है। सोच इंसानों के दिमाग से निकल रही है, नजरिया कौन सा है उनका? जो उस दल के अंदर शामिल है लोग, उनका जो नजरिया है वही उस दल का नजरिया है। मैं जो बात कर रहा हूं, मेरा नजरिया क्या है? मेरा नजरिया यह है कि मैं किस समाज से आता हूं, किस आर्थिक समाज से आता हूं, किस सामाजिक समाज से आता हूं, प्लस मेरी माता पिता कौन है, उनका शिक्षा क्या है, उनके काम क्या है, मेरे काम क्या है, मेरी शिक्षा क्या है, मैंने कितना समय सोचने में दिया है, मैंने जीवन में क्या क्या कदम उठाए हैं। ऐसे ही कोई दल, राजनीतिक दल हो सकता है, तो उसके अंदर जो लोग हैं वो किस परिवार से आए, किस समाज से आए, किस वर्ग से आए, उनका सोचने का नजरिया क्या था। जो लोग आए उनके माता पिताओं का सोचने का नजरिया क्या था, इनकी शिक्षा क्या थी। और फिर एक सबसे बड़ी चीज होती है, मैं तो एक लेखक तो हूं, फिल्में भी लिखता हूं, स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर भी हूं, अनुवादक हूं, ऑथर हूं, स्टडी भी करता हूं। और एक सिद्धांत मैंने पढ़ा था, जो सिद्धांत हर जगह पर मुझे लगता है कि सटीक बैठता है, और वो सिद्धांत मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखते हुए लिखा था कि जो फिल्म के जो हम कहानी होती है उसमें एक बात कही जाती है, सिखाई जाती है छात्रों को, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कि जो एक्शन होता है ना, जो क्रिया होती है, काम होता है, वो शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति या किसी दल के सिद्धांत को भी समझना है तो हमें उसके भी खाली शब्द नहीं देखने होंगे कि वो क्या भाषण दे रहा है, उसके जो कर्म है, उसके जो स्टेप्स उसने लिए, जो उसने क्रिया करी, जो उसने एक्शन किया, उसको भी समझना है। अब डॉक्टर अंबेडकर जी तो जैसे जैसे उन्होंने बचपन में एक समझ उनमें पैदा हुई, तब से उन्होंने समाज को देखना, समाज का दृष्टिकोण देखना शुरू किया। जैसे बड़े हुए, शिक्षित हो रहे थे, और फिर बहुत जल्दी वो एक राजनीति के छात्र तो बने और साथ ही राजनीति में भी कम उम्र में आ गए, और लेखक भी बने, पत्रकार बने। तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो मेरा जो स्रोत है, अच्छा मैं जो बातें बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि ये हवा हवाई बातें नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि
सुन लिया देख लिया वो नहीं है। पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर प्रसंग क्या है और इसका स्रोत क्या है, उसके आधार पर ही मैं आपसे ये बातें अपनी रखूंगा। और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं खुला हूँ किसी भी राजनीतिक दल के लिए, अगर वो सिद्धांत के लिए सही है। और मैं शत्रु भी हूँ, विरोधी भी हूँ राजनीतिक दल के सिद्धांतों का, जो सिद्धांत लोक कल्याण के, लोकहित के विरुद्ध जाते हैं। और मैं ये अपेक्षा भी करता हूँ कि देखिए, कई बार आप हो सकता है या तो गलत हो या गलती हो जाए, हो मंशा नहीं होती, गलती हो जाती है, स्टेप सही नहीं होते, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अब गलती बताएं और बात करें। और ये संपर्क जो है ना, ये स्थापित होना, शासक दल जिनको शासन करना है और जो शासन करवाना चाहते हैं, ये शासक दल ऐसे नहीं हुआ, राजनीतिक पार्टी ऐसे नहीं, ये तो हमने तो अपनी मंशा जाहिर करी है ना। तो सोशलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है, पॉलिटिक्स में आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि एक सामाजिक एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में, वो जो शासन कर रहे हैं। मैं जो चाहता हूं कि आप शासन कर सकते हैं, हाँ हम एक कानून बना सकते हैं, आपको मैं कानून बनाने की इजाज़त देता हूँ, बशर्ते वो कानून पे अच्छी से डिस्कशन हो, बशर्ते कि उससे पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय भी ली जाए। तो ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो इसलिए अब आगे मैं जाऊं डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पे, एक फाइनल अपने युवा वर्ग जो है ना, 18 वर्ष से ऊपर के भाई, हाथ जोड़ के आप लोगों को, भाई लोगों, मैं आप लोगों की भाषा में बोलता हूँ। आजकल क्या है भाषा, आजकल के जो यूट्यूबर्स की भाषा है, भाई, अरे भाई देखना, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरे भाई हो, मैं तो अब उम्र में बड़ा हूँ, तो बच्चों में नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा मेरे भाई लोगों, यार किताबें थोड़ी, एक तो राजनीतिक और सामाजिक अच्छे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी हैं उनकी, और अच्छे जो लेखक है ना, कई बड़े अच्छे हैं, और क्रिटिसिज्म पढ़ा करो उनकी। किसी की क्या, अगर क्रिटिसिज्म पढ़ोगे तो क्रिटिसिज्म के अंदर क्रिटिक को पढ़ोगे तो कई बार जो आलोचक होते हैं वो बेशक कड़वी बातें बोलते हैं, लेकिन वो सटीक बातें बोल देते हैं। साथ में आप लोगों के हाथ में ना, आपका तो भविष्य है, आप लोगों के हाथ में आने वाले लोगों का ही भविष्य है। हमारे देश में 18 से ऊपर आपको जो ये वोट डालने का अधिकार है ना, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और जो मेरे वीडियो ने ध्यान से सुना करो बेटा, बच्चों, मैंने तपस्या करी है, तपस्या। 14 साल के राजनीतिक अध्ययन के बाद जाके मैं को पॉलिटिकल कमेंट्री दे रहा हूँ, और सारी कमेंट्री जो मैं दे रहा हूँ किताबों के आधार के ऊपर है। अब आप कहेंगे 14 साल तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 14 साल से पहले की भी मेरी तपस्या है। एक फिल्म निर्माण का छात्र होते हुए मैंने अपना अध्ययन के अंदर बहुत समय दिया है, और उस अध्ययन में केवल फिल्मों का नहीं, मैंने विशेषकर मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान और इतिहास का अध्ययन बहुत किया है, सोसाइटी का, कल्चर का। और उससे पहले मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा, और साहित्य कला अकेडमी, जो संगीत नाटक अकेडमी में भी लाइब्रेरी है, वो तो मेरा प्रमुख स्थान थी कॉलेज के बाद, कि वहाँ बैठ के बस मैं किताबें कहीं पढ़ता था। तो मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ ना, इस बात को आप सुनो और ध्यान से सुनो। आप लोगों के हाथों में भारत का भविष्य है, आप लोगों को वोट देने का अधिकार है। अब आपको मैं बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था। जो अधिकार था पहले, उसके हिसाब से वो सीमित अधिकार था, और उसके हिसाब से 1946 तक, अगर मैं गलत हूँ तो सही कर देना, लेकिन बहुत से वरिष्ठ लोग और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी मेरी बात सुन रहे होंगे, तो 46 में जो चुनाव हुआ और उससे पहले चुनाव हुआ, तो आई थिंक 46 तक केवल 10% लोगों को ही, मतलब जो वोट देने का अधिकार था उसके हिसाब से केवल 10% लोग ही वोट देते थे। लेकिन बाद में तो अडल्ट फ्रेंचाइजी आई, यूनिवर्सल जो फ्रेंचाइजी आई, सबको अधिकार देने का हुआ। और श्रीमान राजीव गांधी जी के काल में ये जो उम्र की सीमा थी
वो 21 साल से लेकर 18 साल कर दी गई। और सबसे बड़ी बात तो है कि आप 18 साल के अंदर पहले जो 1947 से पहले जो वोटिंग का राइट था उसमें बड़ी सारी सीमाएं थी, और वो वोटिंग का राइट कुल मिलाकर बहुत गिने चुने पढ़े लिखे संपत्ति वाले लोगों का था। तो आज आपको वोटिंग का जो राइट दिया है ना, जो आपको वोटिंग का राइट मिला है, जानते हो क्यों मिला है? ये क्या सोच के मिला है? सबसे पहले तो ये क्या राइट है, ये क्या अधिकार है? ये आपको आपका भविष्य और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने का अधिकार है। ये देश, ये पूरी भारत भूमि, इसके संसाधनों का, इसकी नीतियों का अधिकार है। आप जो चुनेंगे वो इस देश के संसाधनों पे राज करेंगे, उनका शासन करेंगे, उनको कैसे इस्तेमाल में लेके आना है, क्या वो देश के संसाधन, वो देश के खनिज, देश की ज़मीन, देश के सागर तट, देश के जंगल, देश की कृषि उत्पादन, ये सब केवल चंद लोगों के हाथों में जाके उनका मुनाफे के लिए आएगी, या सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? क्या शिक्षा सबको इक्वली मिलेगी? ये अधिकार आपको मिला है 1947 के बाद। इसी की तो जंग लड़ी है, बंटवारे हो गए देश के, लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग घर से बेघर हो गए इस अधिकार के लिए। आपको, ये आपका अधिकार है। मैं 18 साल जो कंप्लीट करता है ना, और 18 साल से पहले वाले भी सुन लो, जब 18 के होंगे, ये ऐसे नहीं मिला अधिकार। आजकल व्यक्तिवाद का ज़माना है। अगर व्यक्तिवाद आपके व्यक्ति होने पे, आपकी व्यक्तिगत श्रेष्ठता पे दम होता, तो क्यों व्यक्तिगत श्रेष्ठता पाने के बाद भी क्यों विदेश चले जाते लोग? क्योंकि खाली व्यक्तिगत श्रेष्ठता मायने नहीं रखती, आपके देश की श्रेष्ठता मायने रखती है। आपको देश को श्रेष्ठ बनाना है। और ये जो अधिकार है, आपको वोटिंग का अधिकार है, ये 1947 से पहले सबको अधिकार नहीं था। 21 साल से नीचे का अधिकार उम्र में मिला 18 में, तो 18 तक तो आपकी पॉलिटिकल नॉलेज सही होनी चाहिए ना? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ? अब पॉलिटिकल नॉलेज क्या सही है? पढ़ते हो नहीं, लाइब्रेरी में नहीं जाते, विद्वानों के बारे में नहीं जानते, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन है नहीं जानते, मनोवैज्ञानिकों के बारे में नहीं जानते, इतिहासकारों के बारे में नहीं जानते। इतना कम लिटरेचर है। हिंदी वाले तो खास करके देखो तो लिटरेचर ही नहीं है। अभी कार्ल मार्क्स की हिंदी की किताबें ढूंढ रहा था, किसी के लिए मिली नहीं। एडम स्मिथ, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे 250 साल पहले, जिनको डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पढ़ा और अपनी बाद में थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। अब लोग कार्ल मार्क्स को जानते हैं, पता नहीं कितने लोग एडम स्मिथ को जानते होंगे। कार्ल मार्क्स ने एडम स्मिथ का क्रिटिसिज्म किया है पॉलिटिकल इकोनॉमी का, तो उन्होंने सोशल इकोनॉमी की बात करी है। अभी कार्ल मार्क्स को पता है, लोग एडम स्मिथ को, और कार्ल मार्क्स की तो बंगाल में देखा मूर्तियां लगी हुई है, पढ़ते कितने लोग हैं। तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि 18 साल के होते होते आप, मैं अभी एक सीरीज देख रहा हूँ, आप लोग आजकल बड़े नेट पे सीरीज देखते होंगे, तो एक सीरीज देखो नेटफ्लिक्स के ऊपर, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर। 21 साल के अंदर जो वो लड़का था, राजा था, 21 साल में उसने 2000 साल पुराने रोमन साम्राज्य को हरा दिया था। इसके जो कॉन्स्टेंटिनोपल, ऐसे कॉन्स्टेंटिनोपल ऐसे करके था, और मेहमत नाम का राजा था, ऑटोमन एम्पायर, तुर्की का शासक। और सब उसे कह रहे थे नहीं, लेकिन वो जो 21 साल में उसने हराया, और उसके बाद एक व्लैड ड्रैकुला करके, तो ये ऐतिहासिक, ये फिक्शनल नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये डॉक्यू ड्रामा है। मतलब इसमें एक्चुअल हिस्टोरियंस के इंटरव्यूज और बुक्स के आधार के ऊपर ये बना हुआ है। और बाद में उसने एक बड़ी बेहतरीन जंग जो है ना वो जीती। और ये ऐसे नहीं था, वो 21 साल की उम्र तक पॉलिटिकल किताबें पढ़ता था, उसको सिकंदर तक की लड़ाई के सारे वाक्य याद थे, उसने स्टडी किया हुआ था। सिकंदर की, अलेक्जेंडर की ईरान से पर्शिया से लड़ाई, कैसे सिकंदर जीता। आप लोगों को क्या पता है अपने इतिहास का? अब ये स्कूलों में जब पढ़ाया जा रहा है ना, ये स्कूलों की पढ़ाई सिर्फ पेपर पाने के लिए, IAS एग्जाम करने के लिए, ठीक है,
इसके अलावा आप लोगों का किसी का कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस करने का दिमाग के अंदर उतना वो नहीं है। हिस्ट्री किसी को नहीं पता। मैं नहीं कह रहा कि मेरे को पता है, मेरे को भी नहीं पता थी। मैंने तो अब इतनी उम्र में आके 44 का होने का हूँ, अब जाके मैंने इतने साल जाके लर्निंग करी है। मैं कोई हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट तो था नहीं, आप भी नहीं है। मैं सबकी समझता हूँ, लेकिन साथ में मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आप लोगों को समझाऊँ ये बात कि फिल्में, नाच गाने, वीडियो गेम्स की दुनिया से थोड़ा बाहर आके इतिहास की और अच्छे विद्वानों की, अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट की, अच्छे मनोवैज्ञानिकों की किताबें जरूर पढ़िए। तो अब आते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी क्या सोचते थे कांग्रेस और गांधी जी के बारे में। वैसे तो ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया है, तो अगला तीसरे कार्यक्रम में मैं आपको और बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एक बात जोड़ता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति हर दल का सिद्धांत होता है। अब जब ये मैंने पुस्तक पढ़ी कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, और आई थिंक 250 या 350 पेजों की मोटी किताब है ये। सबसे पहले मेरा क्या इंप्रेशन हुआ इसको पढ़ने के बाद, मैंने अपने दिल पे हाथ रखा। मैंने कहा भाई, ये किताब अगर मैंने नहीं पढ़ी होती ना, मुझे भारत की राजनीति और विशेषकर कांग्रेस तो समझ ही नहीं आती। जो वो 40 के दशक में बाबा साहेब जी लिख रहे थे ना, और ये किताब जो मैंने 9 या 8 के आसपास पढ़ी होगी, और तब तक का जो वो लिख रहे थे वो तो ऐसा लिख रहे थे कि मान लो कांग्रेस की भविष्यवाणी कर रहे हो। वो उस समय लिख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार का शासन, की ये डेमोक्रेसी तो छोड़ दो, इनका सोशलिज्म छोड़ दो। वो एनालिसिस उनका इतना स्ट्रांग था कि वो कह रहे थे कि भैया ये तो एक परिवार की पार्टी बनने जा रही है। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के सारे नेता एक तरफ हो जाते हैं। नेहरू जी आते हैं, किसी पद पे उनकी बहन जा रही है, किसी पद पे उनके शायद कोई और रिश्तेदार जा रहे हैं, प्रमुख पदों पे उनके रिश्तेदार। अब मैं जाति नहीं मानता, लेकिन ये देखा मैंने कि जो उनकी जाति के लोग हैं वो भी कई प्रमुख पदों पे रहे, अफसर रहे। तो ये एक ना केवल परिवारवाद, बल्कि उन्होंने अपनी जाति का कहीं ना कहीं जातिवाद पूरा भारतीय उसके अंदर जो फैला दिया, तंत्र के अंदर, शासक तंत्र में। मैं ये नहीं कहता कि वो लोगों में शासन करने की कमी रही होगी या गलत है, ये बात नहीं है। बात यहाँ पर सिर्फ यही है कि डॉक्टर अंबेडकर जी कांग्रेस के बारे में क्या सोचते थे, और कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने सोचा 40 के दशक में, क्या वो 50, 60, 70 साल बाद, और अभी 2023 में तो हम देख ही रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्र अपना अध्यक्ष कौन है, और अगर जीतती है तो किसको प्रधानमंत्री बनाती है, वो हमें पता है। लेकिन वो विषय नहीं है, वो बना सकते हैं। मेरे को राहुल गांधी से कोई विरोध नहीं है, मेरा बीजेपी से कोई विरोध नहीं है, मेरा व्यक्ति या व्यक्तियों की पार्टियों से कोई विरोध नहीं है, मुझे सिद्धांतिक विरोध है। मैं इससे आगे आप कुछ बात बताऊंगा, इसको मैं यहीं रोकता हूँ। और पर आपसे ये गुजारिश है कि मैं आपसे डोनेशन के लिए नहीं बोलता, वो करें। उसके अलावा मेरी कुछ पुस्तकें हैं डॉक्टर अंबेडकर जी की, जो मैंने अनुवादित करी है, ये है, और एक मेरा नावल भी है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो शायद यहाँ नहीं है, खैर। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर अंबेडकर जी की सभी पुस्तकें, उनके जीवन और कार्य पे सभी पुस्तकों के लिंक दिए हैं, वहाँ जाके आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी दिया है, वहाँ पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। NSP मार्ट वेबसाइट है। और मैं यही कहूँगा कि आप ना इस दृष्टिकोण से आप भी बाहर आओ, ये अच्छा है या वो बुरा है, उनके ना सिद्धांत देखो, वो सिद्धांत क्या निकल के आ रहे हैं व्यक्तियों के और दलों के और देश हित में। लेकिन आप में समझ कैसे पैदा होगी? चलो आपने ये सोच लिया कि मैं इस पार्टी की स्टडी करूंगा, उसकी करूंगा। अब आप कहोगे मैं तो न्यूज़ देख रहा हूँ, ठीक है, न्यूज़ में भी आपको नहीं समझ में आएगा। आपको पढ़ना जरूर चाहिए, पढ़ना आपको पड़ेगा। आपको पता है कई बड़ी अच्छी अच्छी पॉलिटिकल किताबें हमारे पास इंडिया में है ही नहीं,
प्रिंट में नहीं। जैसे मैंने कार्ल मार्क्स का इंडियन राइटर्स की, फॉर एग्जांपल मेरे को नेहरू के ऊपर एक बुक पढ़नी है, वो अवेलेबल ही नहीं है। एक बुक है करप्शन इन एंशिएंट इंडिया, वो 2,500-3,000 रुपये की बुक मिल रही है, क्योंकि एक आध कॉपी होगी। मैंने पढ़ ली, मैं किसी को पढ़ाना, तो वो क्यों नहीं है बुक्स? आप जानते हैं वो बुक्स का मतलब, वो जो सोच है, वो जो रिसर्च है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे। आप पढ़ोगे, भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है उससे 1/4 पॉपुलेशन अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में 1/4 4 गुना ज़्यादा किताबें छप रही है। वो पढ़ रहे हैं, वो यूरोप पढ़ रहा है, अमेरिका पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है। वो कल भी राजा थे, वो आज आपको कभी कह रहे हैं मिसाइल ले जाओ, ये ले जाओ, नया वर्ल्ड ऑर्डर डाल दिया है, सब कुछ वो कर रहे हैं। उनके अंदर क्यों कर रहे हैं? वो पढ़ते हैं, इसलिए करते हैं। वहाँ के कितने लोग अपनी जीवनियाँ लिखते, अपने अनुभव लिखते हैं। तो ये जो है ना, हमारी जो प्रॉब्लम क्या है, हम मैटेरियलिस्टिक है, हम स्पिरिचुअल नहीं है। जिसकी वजह से क्या है कि हम पॉलिटिकल भी नहीं है, हम हिस्टोरिकल भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्कूल और कॉलेज का पढ़ा, गड़बम पढ़ा, मैं देखते हैं यहाँ पे आईएएस बनते, ये शादी कर लेते हैं। अरे भाई, अगर शादी करनी थी तो थोड़ा रुक जाते, देश के लिए टाइम और सही से देते। तो यंग आज भी गवर्नमेंट ने एक एज डाली है, युवा एकदम से शादी कर लेते हैं, जरा सी उम्र होती है। अरे भाई, कुछ अध्ययन करो, कुछ करो, कुछ देश के लिए करो। यहाँ पर कुछ आपके लिए सर्विस नहीं दे रखी कि भैया जबरदस्ती सर्विस करो देश की। मैं कह रहा हूँ कम से कम पढ़ाई लिखाई तो कर लो ढंग से, खाली एक स्कूल और कॉलेज की नहीं, अध्ययन करो। वहाँ अगर आप श्रमिक भी हो ना, तो भी अगर कम से कम एक भाषा जरूर पढ़नी सीखो। और उसे जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक कोई आपके लिए काम नहीं करेगा, बौद्धिक व्यक्ति। आप पढ़ोगे नहीं, किताबें नहीं छपेंगी, कौन आएगा काम लिखने के लिए और अध्ययन करने के लिए और सोचने के लिए? बताइए। फिर आप कभी राजनीतिक रूप से आप इसको चुन लोगे, वो अपने सारे संसाधन पे वो कब्जा करके बैठ जाएंगे। 5-10 साल बीतेंगे, किसी और को चुन लोगे, संसाधन पे वो कब्जा करके बैठ जाएंगे। आपका तो कोई दृष्टिकोण ही नहीं है, अपने दृष्टिकोण कैसे बनाओगे आप? तो ये बात आपको सोचने की। अगले कार्यक्रम में भाग 3 डॉक्टर अम्बेडकर जी, कांग्रेस और गांधी पर मिलते हैं। इस कार्यक्रम में ज़्यादा हो नहीं पाया उनके विचार, बट ये भी एक बहुत ज़रूरी बात थी। और मोबाइल नंबर आपको दे रखा है, मैं आपको देता हूँ 8851188170, 8527533051, और वेबसाइट nspmart.com। डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स को। और कहीं से भी बुक्स हो, पढ़िए, खोज के पढ़िए। हमारे पास कोई बुक नहीं है, कहीं और से लेके पढ़िए, पढ़िए जरूर, ये मैं आपसे कहूँगा। धन्यवाद।